प्रतीक्षालय में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक से उत्तर स्वच्छंदतावाद युग 1938 से आज तक अद्यतन। नामकरण और समारंभ। उत्तर स्वच्छंदतावाद काल पर विचार करते समय सबसे पहले दो समस्याएं सामने आती हैं। प्रवृत्ति की दृष्टि से इसका नामकरण क्या हो और इसका समारंभ कब से माना जाए। पहले प्रश्न के उत्तर में इसे प्रगत प्रयोग काल कहा जा सकता है। यह प्रगत प्रयोग की शुरुआत स्वच्छंदतावाद युग से ही हो जाती है, पर प्रगति प्रयोग की स्पष्ट प्रवृत्तियों और उत्तर स्वच्छंदतावाद युग में ही उभरती है। प्रगति और प्रयोग पहले मिले जुले रूप में दिखाई पड़ते हैं, फिर उनमें अलगाव आ जाता है। दोनों ही वाद प्रगतिवाद प्रयोगवाद हो उठते हैं। दोनों में एक द्वंद्वात्मक रिश्ता दिखाई पड़ने लगता है। प्रगतिवाद के कारण जहाँ एक और नई चेतना आई वहाँ दूसरी ओर साहित्य यंत्रगतिक हो गया। उसके स्टालिनवादी आतंक में सच्चे साहित्य का निर्माण अनेक प्रकार से बाधित हो उठा और वह एक आयामी हो गया। प्रगतिवाद सामूहिकता, वर्ग संघर्ष, सर्वहारा की विजय लेकर चला, तो प्रयोगवाद व्यक्ति स्वातंत्र्य, स्वानुभूति और दायित्व को लेकर दोनों के अलग अलग शिविर हो गए। प्रगतिवाद में रूपात्मक विशेषताओं को नजरअंदाज किया गया, तो प्रयोगवाद में सामाजिक समस्याओं को। प्रगतिवाद मार्क्सवाद पर आधारित था, तो प्रयोगवाद आधुनिकतावाद पर। प्रयोगवाद का अधिक ध्यान कला केंद्रित था। यह छायावाद की भाषा आध्यात्मिकता, वैयक्तिकता, काल्पनिक करुणा का विरोध करने में दोनों एक मत थे, पर उनके विरोध के कारण अलग अलग थे। सन 1952 के आसपास इन दोनों के द्वंद्व से नई कविता तथा साहित्य के अन्य रूप सामने आए। अतः छठे दशक और उसके बाद की रचनाओं को उनके द्वंद्वों का उत्पादन समझना चाहिए। यह आकस्मिक नहीं है कि सन 1936 में प्रकाशित अपने काव्य संग्रह का नाम युगांत रखकर सुमित्रानंद पंत ने एक युग के अंत की घोषणा कर दी थी। सन 1935 ईस्वी में कामायनी का प्रकाशन हो चुका था। सन 1935 में सरोज स्मृति लिखी गई। सन 1936 में राम की शक्ति पूजा। सन 1936 में ही प्रेमचंद की गोदान भी छपा। ये सभी पुस्तकें और कविताएं स्वच्छंदतावाद के उच्चतम शिखर थे। सन 1936 ईस्वी में प्रेमचंद और सन 1937 ईस्वी में प्रसाद दिवगत हो गए थे। निराला और पंत ने अपना मार्ग बदल दिया था। 1938 में निराला की अनामिका का प्रकाशन हुआ। सन 1939 में प्रकाशित प्रेम संगीत कविता स्पष्टतः रोमांस विरोधी है। छायावादी कवियों को 1936 ईस्वी के आसपास एहसास हो गया था कि छायावाद को जो कुछ करना था वह कर चुका है। अतः नई ऐतिहासिक आवश्यकताओं के फलस्वरूप उसमें नई काव्य वस्तुओं और नए रूपान्वेषण की आवश्यकता हुई। इस दौर में राष्ट्रीय आंदोलन अपनी सफलता असफलताओं के बीच गुजर रहा था। कांग्रेस को नई दिशा देने के लिए सन 1934 में समाजवादी दल की स्थापना हुई। इसके नेता थे आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। जवाहरलाल नेहरू इसके प्रबल समर्थक थे। सन 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और इसी वर्ष उसके वार्षिक अधिवेशन के सभापति हुए प्रेमचंद। उसी वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष पद से बोलते हुए जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद का खुला समर्थन किया। अध्यक्ष पद पे थे जवाहरलाल नेहरू और अधिवेशन के सभापति थे प्रेमचंद। संयोग है कि दोनों अधिवेशन लखनऊ में हुए और अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ में। सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक के प्रकाशन के साथ अपने आरंभिक रूप में प्रयोगवाद का भी आगमन हुआ। फिर दोनों के मध्य लंबा संघर्ष। इसी बीच गांधी जी की नीतियों से कुछ लोगों को ऊब होने लगी। कम्युनिस्ट पार्टी की तो उनके विरुद्ध थी ही। अतः कुछ कवि प्रलय की पदावली में क्रांति गीत गाने और कुछ अपने व्यक्तिगत दुख की काव्य अभिव्यक्ति करने लगे। सन 1947 ईस्वी में देश स्वतंत्र हो गया।
स्वतंत्रता के साथ ही देश को विभाजन, सांप्रदायिक दंगों और गांधी जी की हत्या के उपहार भी मिले। इसका प्रभाव साहित्य पर पड़ा। सन 1962 ईस्वी में चीनी आक्रमण के कारण अपने ही आदर्शों और नीतियों के प्रति देश का मोहभंग हो गया। मोहभंग की इन स्थितियों से लेखकी मानस बुरी तरह प्रभावित हुआ। अस्तित्ववादी दर्शन के कोण में खाज का काम किया। माकपा के अस्तित्व में आने पर उसने भी जनवादी लेखक संघ का एक सांस्कृतिक मोर्चा खोला। इस तरह एक बार फिर से साहित्य में स्टालिनवाद का प्रवेश हुआ। लेकिन जब हिंदी साहित्य दलीय राजनीति के ऊपर जा चुका था, इसका यदि कुछ प्रभाव पड़ा भी तो नकारात्मक था। इधर पूर्वी यूरोप के जनतांत्रिक आंदोलन और मिखाइल गोर्बाचोव के पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट के समाजवादी विचारधारा की अर्थनीति और व्यक्ति स्वातंत्र्य में जिस व्यापकता और उदारता का सन्निवेश किया है, उससे साहित्य और कला को नई दिशा मिली है। प्रगतिशील चिंतन में एक स्वस्थ आयाम जुड़ा है। यथार्थवाद को लेकर भी बहुत बहसें हुई हैं। यह मार्क्सवादी चिंतन की देन है। पश्चिम से मार्क्सवादियों ने उसे उपन्यासों में देखा। लुकाच का औपन्यासिक चिंतन इसी पर आधारित है, पर हिंदी के यथार्थवाद के सिद्धांत को कविता में भी खोजा जाने लगा। पश्चिम में जिस जादुई यथार्थवाद की कल्पना की गई है, वह हिंदी के कथा साहित्य में भी मिलता है। इससे काव्यलोचन दुर्दशाग्रस्त हो उठा। पाब्लो नेरुदा कविता को यथार्थ विरोधी कहता है। प्रगति प्रयोग की दोनों विरोधी प्रवृत्तियों ने लोक भाषा की निकटता प्राप्त करने की कोशिश की। उपर्युक्त परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए इस काल के साहित्य को निम्नलिखित प्रवृत्तियों में बांटा जा सकता है। प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास, जिसको वैयक्तिक विप्लववादी या गांधीवादी रचनाएं कहते हैं। प्रगतिवाद। तीसरा है प्रयोगवाद, नई कविता। चौथा है मोहभंग, विकारग्रस्त प्रवृत्तियां। पांचवा है जनवादी आंदोलन। छठा है साहित्य की नई दिशाएं। काव्यखंड। उत्तर स्वच्छंदतावाद में काव्यखंड, जैसा पहले कहा जा चुका है कि प्रगति प्रयोग का जन्म छायावादी कविता के कुछ से ही होता है। निराला की कविताओं में इनके बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, किंतु 1936 तक की कविताओं पर प्रायदार्शनिकता का रंग चढ़ा हुआ है। छायावादी काव्य में ही कुछ ऐसी प्रवृत्तियां उभर रही थी जो छायावाद की वायवीयता और उस पार से मुक्त होकर ठोस अनुभव के धरातल पर इस पार की रचना कर रहे थे। इसकी अगुवाई बच्चन ने की थी। बच्चन के समय के इधर उधर माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर, नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, भगवती चरणमा आदि भी लिख रहे थे। इन लोगों की रचनाओं में वह युग प्रतिफलित होता दिख पड़ता है। सन 1930 से 33 का स्वतंत्रता आंदोलन प्रखर हो उठा। क्रांतिकारियों की धरपकड़ और उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जाना, कवियों की फकड़ाना मस्ती क्रांतिकारी आंदोलन की देन है, तो निराशा, भाग्यवाद आदि सत्याग्रह आंदोलन की प्रतिध्वनि। फिर भी गांधीवाद का स्वर मंद नहीं था। हरिवंश राय बच्चन, जिनका समय 1907 ईस्वी। बच्चन ने छायावाद काल में ही लिखना आरंभ किया था और अभी हाल तक वे लिखते रहे। उनके काव्य विकास को मधुकाव्य, विषाद काव्य, प्रणय काव्य, राजनीतिक सामाजिक काव्य की श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। मधुकाव्य के अंतर्गत मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश आते हैं। मधुशाला सन 1935 में छपी, किंतु यह 1933 में ही लिखी जा चुकी थी। इसी वर्ष उन्होंने इसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कवि सम्मेलन में सुनाया था। मधुबाला 1936 छपी और मधुकलश 1937 में। मधुशाला 1933 और प्रकाशित हुई 1935 में। मधुबाला 1936, मधुकलश 1937 ईस्वी। कवि सम्मेलनों में मधुशाला की धूम रही, पर कुछ दिनों में ही उसका असर जाता रहा। मधुबाला और मधुकलश में नियति, भाग्यवाद, मरणचंद आदि मिलेंगे, पर उनमें यौवन का उल्लास, साहस और चुनौतियां का सामना करने की स्पृहा है। इन संदर्भों में इन संग्रहों की
मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय, उल्लास चपल उन्माद सरल, प्रतिपल पागल मेरा परिचय। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। है आज भरा जीवन मुझ में, है आज भरी मेरी गागर। तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों का निमंत्रण द्रष्टव्य है। ये पंक्ति बहुत बहुत अच्छी है। एक और वह अकेला है तो दूसरी ओर सबके साथ, तम के पार झिलमिलाती लौ की ओर जाने का प्रयास। सहसा पत्नी की अकाल मृत्यु के कारण वह बिल्कुल अकेला हो जाता है। उसका कंठ विषाद राग में फूट पड़ता है। निशा निमंत्रण 1938 ईस्वी, एकांत संगीत 1939 ईस्वी और आकुल अंतर 1943 विषाद राग के गीत संग्रह है। जीवनोल्लास से भरी गागर रीत जाती है। ये खालिस शोक गीत है। एक सीमित फलक पर उड़ेहे गए वेदना विगलित चित्र, अनुभूति की गहनता और सघन रागमयता के कारण अप्रतिम बन पड़े हैं। इन तीनों की वेदना का सघनतम रूप निशा निमंत्रण में मिलता है। निशा निमंत्रण में उजड़े हुए नीड़ की व्यथा कथा है। आरंभ में ही कवि कहता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी हो तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंछी भी जल्दी जल्दी चलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों में झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल। चिड़ियों की नीड़ यात्रा को देखते हुए अपना भग्न नीड़ देखता है। बच्चों की याद से चिड़ियों के डैने गतिशील हो उठते हैं, किंतु जब घर ही नहीं है तो गतिशील होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह नीड़ दूसरे छंदों में भी है। अंतरिक्ष में आकुल आतुर, कभी इधर उड़ कभी उधर उड़, पंथ नीड़ का खोज रहा, पिछड़ा पंछी एक अकेला। पक्षियों की आकुलता कवि की ही आकुलता है। नंगी डालों पर कांपते हुए नीड़ों को देखकर उसकी मानवीय संवेदना मुखर हो उठती है। मत देख नजर लग जाएगी, यह चिड़ियों का सुखधाम सखे। अनुभूति की सघनता करुण होने पर और सघन हो जाती है। कविता अनुभूति की सघनता करुण होने पर सघन हो जाती है। कविता अनुभूति जन्य होती है, बुद्धिजन्य नहीं। मुझ में है देवत्व जहाँ, मुझ में है देवत्व जहाँ पर झुक जाएगा लोग वहाँ पर न मिलेंगे मेरी दुर्बलता को दोहराने वाली मानो दुर्लभ है। मुक्तिबोध का कहना है कि बच्चन का निशा निमंत्रण अत्याधुनिक इसलिए है कि उसमें जितनी उत्तमता से यथार्थ के प्रति भावात्मक रिश्ते का दिग्दर्शन कराया गया है वह हिंदी साहित्य जगत में दुर्लभ है। ये बात किसने कही? तो मुक्तिबोध ने निशा निमंत्रण के संदर्भ में कही है ये बात। उनका कहना है कि महादेवी ने दुखवाद को धर्म कल्ट बना लिया जो वास्तविक न होकर कल्पनाजन्य है। बच्चन में दूसरों को रुला सकने की अपूर्व क्षमता है। एकांत संगीत में अकेलापन, प्रश्नाकुल मन, आत्मनिष्ठा से संबद्ध गीत, वह अपने एकांत और व्याकुलता के सामने घुटने नहीं टेकता बल्कि उनसे उबरने का संकल्प लेता है। कितना अकेला आज मैं के साथ वह प्रश्न उठाता है, किसके लिए पूछता पाता न उत्तर आदि। इसी के साथ वह यह भी कहता है, छतशीस पर उन्नत शीस नहीं। आस्था परक दो अन्य गीत भी हैं, अग्निपथ और प्रार्थना मत कर। जीवन में बहुत कुछ नष्ट हो जाने पर कुछ शेष रह जाता है। वह कहता है, जीवन में जो कुछ बचता है उसका भी हो कुछ आकर्षण। सतरंगिनी, मिलन यामिनी और प्रणय पत्रिका में कवि के विकास की तीसरी मंजिल देखी जा सकती है। उसमें एक मानसिक परिवर्तन होता है। सतरंगिनी में वह कहता है, जो बीत गई सो बात गई, नीड़ का निर्माण फिर है अंधेरी रात पर,
दीवा जलाना कब मना है। मिलन यामिनी और प्रणय पत्रिका में श्रृंगार प्रधान मिलन गीत है। चौथे चरण में सामान्यतः उनकी सामाजिक राजनीतिक कविताएं संग्रहित हैं और इस कालावधि में उनके अनेक संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें गांव के गीतों की लय और सौंधी गंध है। कुछ रचनाओं में मिथकों के सृजन का प्रयास भी है। बंगाल का अकाल, खादी के फूल, सूत की माला, धार के इधर उधर, आरती और अंगारे, बुद्ध और नाच घर, त्रिभंगिमा, 4 खेमे 64 फुटे, 2 चट्टाने, जाल समेटा आदि उनके ऐसी रचनाएं। जाल समेटा 1973 के साथ उन्होंने वस्तुतः लेखन का जाल समेट लिया है। निशा निमंत्रण उनका सर्वश्रेष्ठ काव्य है। अनुभूत की ऐसी तीव्रता, छंद की सुगढ़ता, गेयता, भाषा की सरसता फिर नहीं दिखाई पड़ी। विप्लव, गांधीवाद और प्रणय की रचनाएं। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन के पहले से ही क्रांतिकारी आंदोलन की चिंगारी सुलग चुकी थी। सन 1925 में सरदार भगत सिंह ने भारतीय गणतंत्रात्मक समाजवादी संघ की स्थापना की। इसके मध्य से बिखरे हुए क्रांतिकारी आंदोलन को पुनर्गठित किया गया। सन 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के अपराध में वे अपने साथियों सहित गिरफ्तार कर लिए गए। सन 1931 में फांसी के फंदे पर लटका दिए गए। फलतः भारतीय जनता में विप्लव की लहर दौड़ पड़ी। पेशावर, चटगांव, सोलापुर आदि में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध सशक्त विद्रोह भड़क उठा। किंतु गांधी इरविन पैक्ट 1931 में गोलमेज कॉन्फ्रेंसों ने सारे आंदोलनों का भट्टा बैठा दिया। फिर भी गांधीवादी के प्रति आस्था बनी हुई थी। इन कवियों में विप्लववाद के स्वर के साथ गांधीवादी आस्था भी मिलती है। खाली क्षणों में वे प्रणय की याद भी कर लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्लांचल आदि इसी श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। माखनलाल चतुर्वेदी, जिनका समय 1888 से 1968 ईस्वी, डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है। कवि, लेखक, पत्रकार और राष्ट्रीय कार्यकर्ता एक साथ थे। उन्होंने प्रभा, प्रताप और कर्मवीर का संपादन कार्य किया, यानी 3 पत्रिकाएं निकालते थे, प्रभा, प्रताप और प्रभा, प्रताप और कर्मवीर। कर्मवीर तो राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत था। उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई का लंबा संघर्ष देखा था। वे स्वयं उसके भागीदार थे। वे राजनीति और साहित्य के संबंध को अनिवार्य समझते हैं। यह अनिवार्यता छायावादी कवियों की नहीं थी। वे मूलतः सांस्कृतिक चेतना के कवि थे। पर माखनलाल जी का कहना है, सखे बता दो कैसे गाऊं, अमृत मौत का नाम न हो, जगे एशिया हिले विश्व और राजनीति का नाम न हो। पुष्प की अभिलाषा में बलिदानी कब कहता है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पद जावे वीरने। किंतु स्वराज्य प्राप्ति के बाद पदलोलुप देशभक्तों से भी निराश हो चुके थे। अब तुम पदलोलुप देशभक्त अनदेखे। इसके अतिरिक्त उनमें रहस्य की स्पष्टता और प्रणय निवेदन भी है। इतिहास की प्रवृत्ति जानने की दृष्टि से उनका महत्व अवश्य है, किंतु साहित्य के इतिहास में भी उनकी भूमिका असामान्य है। छायावादी कवियों की भाषा को इन लोगों ने पीछे ठेला है। भाषा और भाव दोनों में अटपटापन है और अराजकता है। हिमकरीटनी, हिमतरंगिणी, वेणुलो गूंजे धरा, माता, युगचरण, मरण ज्वार, बिजुली, काजल आज रही आदि उनके काव्य संग्रह है। सियाराम शरण गुप्त 1895 1963 ईस्वी, 1895 से 1963 ईस्वी सियाराम शरण गुप्त का है। गुप्त जी शैली में छायावादी, विचारधारा में गांधीवादी हैं। गुप्त जी शैली में छायावादी और विचारधारा में गांधीवादी है। शैली और विचारधारा अपने द्वंद्वात्मक संबंधों में एक दूसरे का नियमन करते हैं। इससे छायावादी शैली की सूक्ष्मता और गांधीवादी विचारधारा की स्थूलता कम हो जाती है। कविता मध्यवर्ती मार्ग का अनुगमन करने लगती है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह को वे एक सांस्कृतिक आंदोलन मानते हैं, न कि अन्य कवियों की भांति केवल राजनीतिक आंदोलन। इसलिए स्वाभाविक है कि वे अपने अग्रज मैथिली और गुप्त के मर्यादावाद से भिन्न सूक्ष्म नैतिकता बोध का मार्ग अपनाते।
मैथिली शरद गुप्त गांधीवादी वैष्णवता के अनुकर्ता हैं और सियाराम शरद गुप्त भी उसी के अनुगामी हैं। अग्रज का वैष्णव भक्त है तो अनुज का वैष्णव चिंतक। अग्रज की वैष्णवी करुणा पौराणिक और ऐतिहासिक गाथाओं की पारिवारिकता के बीच चक्कर काटती है, तो अनुज की करुणा अधिक व्यापक सामाजिक और मानवीय प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। इसलिए अग्रज के उल्लास और बहिर्मुखता के स्थान पर अनुज में निर्वेद और अंतर्मुखता दिखाई पड़ती है। एक फूल की चाह में अछूत बच्ची की मृत्यु पर वे लिखते हैं, कैदी कहते अरे मूर्ख क्यों ममता थी मंदिर पर ही, पास वहीं मस्जिद भी तो थी, दूर न था गिरजाघर भी। मस्जिद और गिरजाघर के उल्लेख से हिंदू धर्म की संकीर्णता ही नहीं उजागर होती, बल्कि मृत्यु का बोध और तीखा हो जाता है। उन्होंने एक स्थान पर लिखा है कि हिंसा का है एक अहिंसा प्रत्युत्तर, एक सीमा तक वे अस्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु इसके विपरीत अन्य ऐतिहासिक स्थितियों से वे बेखबर नहीं है। शोषित वर्ग के प्रति आंसू बहाकर सहानुभूति का प्रदर्शन उसका अपमान है। करता है क्या, अरे मूढ़ कवि यह क्या करता, उत्पीड़न के अश्रु लिए ये कहाँ विचरता, दिखा दिखा कर इन्हें न कर अपमानित, इसको लौटा आ तू इन्हें उसी पाषाण पुरुष को। इतिहास के इन्हीं के बीच प्रलयाग्नि का विस्फोट करता है। यह विस्फोट देशबद्ध नहीं है, बल्कि सारे विश्व में फैल गया है। गांधीवादी अनुगोज के साथ इस नए युग के क्रांतिकारी विस्फोट की आहट का भी उसे पता है। मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, आद्रा, आत्मोत्सर्ग, पाथेय, मृण्मयी, बापू, उन्मुख, दैनिकी, नकुल, नोआखाली आदि उनके काव्य ग्रंथ हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन अगले लेखक हैं। 1897 से अगले कवि हैं। 1897 से 1960 ईस्वी। अपने समकालीन कवियों में नवीन का व्यक्तित्व तो सबसे अधिक जुझारू और संघर्षमय था। राष्ट्रीय जागरण के इतिहास में कानपुर के प्रताप बहुत महत्वपूर्ण स्थान है अगले धन्यवाद। आप आगे नेक्स्ट वीडियो में। कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि क्या बेहतर करना है।